जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अधिकारियों की खुली भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? ये कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। इस पर थोड़ा सा नीचे एक टैब मिलेगा, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कैरियर। इसको क्लिक करने से ये पेज खुलेगा और इसमें कुछ और भी लिंक दिए हुए हैं। सबसे ऊपर वाला लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे वाला है डिटेल एडवर्टीजमेंट 1/2025। इस पर क्लिक करने पर आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट खुलेंगे। इसके अलावा क्या क्या और हाँ, दूसरे इसमें सिक्योरिटी के लिए अलग से है, SC/ST के कुछ फॉर्मेट्स है वो यहाँ पर है, ये भी बता देंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखो, खास चीज़ ये है कि किसी भी नोटिफिकेशन का सरकारी विभागों में द्विभाषी होता है, अंग्रेजी और हिंदी। कुछ दोनों में कन्फ्यूजन होने पर हिंदी के बजाय अंग्रेजी वाले को सर्वमान्य किया जाता है। इसका हिंदी में शायद अभी तक आया नहीं है, नीचे लिखा है कि वो हिंदी में भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंग्रेजी वाले को पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि सर्वमान्य अंग्रेजी वाले को किया जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अंग्रेजी की सर्वमान्य होता है। मोटी मोटी बातें इसमें बताता हूँ जो खास काम की है। ये एक महारत्न कंपनी है जो पहले ही बताया जा चुका है, और इसमें ओपन रिक्रूटमेंट होना है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर, जो है E2 ग्रेड में। इसमें सबसे पहले बताइए इम्पोर्टेंट डेट्स। ये 15 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, आज से ही। और 14 फरवरी को शाम 6 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक इंतज़ार ना करें, जल्दी इसमें आवेदन करना सही रहेगा। लास्ट टाइम पे वेबसाइट हैंग होती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बताया, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है। पोस्ट कोड से ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना है। ये पोस्ट कोड 17 मतलब नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है। ये 17 की जगह 1A भी हो सकता था, या 1B या 2A भी, कुछ भी। यह है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। कहाँ से? किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय से। किस में होना चाहिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, या फिर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट। इनमें से कोई सी भी डिग्री 60% मार्क्स से होनी चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब PG भी हो सकते हैं इन्हीं में, उसमें भी 60% आपके होने चाहिए। दूसरा जो 18 नंबर कोड है वो इन्वायरमेंट के लिए। इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% से, या फिर आप PG होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री विथ PG डिग्री या डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। फाइनेंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए आप CA या ICWA। लीगल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट इन लॉ फॉर 3 इयर्स या फिर 5 वर्षीय जो आपके पास डिग्री होना चाहिए। 5 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए। आप मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 इयर्स का MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, वो भी मेजर होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 60% एटलीस्ट होनी चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी में भी हो, इसके साथ में 2 इयर्स MBA या PG डिप्लोमा होना चाहिए 60% से, दोनों में। पोस्ट कोड है 23, पर्सनल एंड HR। इसमें ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम, देखो बोल्ड किया है, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या PG डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट या HR नहीं MHROD
और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन HR मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी 60% से। कुल मिला के बात है कि अगर बस MBA HR अगर आप हैं 60% से और HR भी मेजर सब्जेक्ट तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है, चाहे IR से है या MBA HR से है, डिप्लोमा IR से है लेकिन 2 ईयर्स का होना चाहिए, वो ज़रूरी है और रेगुलर होना चाहिए। सिक्योरिटी में ग्रेजुएट, केवल ग्रेजुएट लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ग्रेजुएट इसमें योग्य नहीं है। इसके साथ में अनुभव भी मांगा है जो केवल सिक्योरिटी में ही है, उसकी डिटेल नीचे बताई हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और लास्ट है कोल प्रिपरेशन, इसमें आपके पास BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल या मिनरल्स इंजीनियरिंग या मिनरल एंड मेटालूरिकल इंजीनियरिंग इन मिनिमम 60% से होना चाहिए। अब नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एंड HR और पर्सनल को भूल जाओ, बाकी के लिए क्या हो सकता है, कैंडिडेट ऑब्टेन देयर क्वालिफिकेशन ऑनलाइन अगर है, कॉरस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम कोर्स है या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से है, वो सब अलाउ है। किसमें? HR और पर्सनल को छोड़ के बाकी सभी में, बशर्ते वो आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड हो बाई रेलेवेंट स्टेटरी बॉडीज से एम्प्लॉयमेंट पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नीचे हाउएवर और करके लिखा है कि इन्वायरमेंट कोल प्रिपरेशन मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में जो इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल मांगा है इंजीनियरिंग के अलावा वो आपका इन पार्ट टाइम हो तो भी चलेगा। HR के लिए, HR पर्सनल के लिए ये यहाँ पर कोई भी अनुमति नहीं दी गई है कॉरस्पॉन्डेंस वाले के लिए, मतलब इसमें फुल टाइम ही चाहिए, पार्ट टाइम फुल टाइम डिस्टेंस कोई भी मान्य नहीं होगा सिवाय रेगुलर के। सिक्योरिटी में कुछ मिनिमम अनुभव मांगे हैं, मिनिमम 2 ईयर्स का सर्विस इन ऑफिसर्स एज ऑफिसर्स इन आर्मर्ड फोर्सेज या फिर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन CPI वो जितने भी है CPOs में वो हो सकते हैं, या फिर मिनिमम 5 ईयर्स सर्विस इन ऑफिसर्स ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव कैडर विद अदर गवर्नमेंट ऑब्लिक PSCs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन मतलब आर्मड फोर्सेज के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड तो आपकी 2 सर्विस इज एनफ, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव कैडर में है तो फिर आपके पास 5 साल का होना चाहिए। इसमें अनुभव बहुत लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं सिक्योरिटी के लिए। आई थिंक जो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कोई नहीं समझ में आए तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट पे लिखना, क्लियर करके बता दी जाएगा। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका पर्पज़ है कि उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है या स्टेट की पुलिस है वो उसमें मान्य नहीं है। कौन कौन सी पुलिस हो सकती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ यूनियन नेमली, मतलब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इतनी ही केवल। स्टेट पुलिस ऑब्लिक स्टेट आर्मड फोर्सेज सेल नॉट बी कवर्ड, मतलब इसमें योग्य नहीं होंगे। सेंट्रल, एक चीज़ और लिखा गया, एंटर द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एक्स IPS ऑफिसर है, मतलब वो इसमें एलिजिबल होंगे। अच्छा, और क्या लिखा? ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर मींस मिनिमम इंडक्शन लेवल ऑफ ऑफिसर कैडर लाइक मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर और CPSC, ऑफिसर कैडर ऑफ डिफेंस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कमांडेंट, IPS मैनेजर रोल, ये इसमें मैनेजर होना चाहिए, मतलब ऑफिसर होने चाहिए आर्मड इसमें भी, पुलिस फोर्सेज में भी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कैडर में मिनिमम, अच्छा कोई प्राइवेट में भी है तो भी एग्जीक्यूटिव कैडर में होना चाहिए। और द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कैडर वुड बी एप्लीकेबल इन डायरेक्ट पब्लिक आउटसाइड रिक्रूटमेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से संगठन के जो है सिक्योरिटी ऑफिसर इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? अगर नेटवर्थ ऑफ द मिनिमम इज 500 करोड़ एंड अगर उस कंपनी का 500 करोड़ का टर्नओवर है, नहीं नेटवर्थ अगर उसकी, और मैन पावर और इसमें 1000 एम्प्लॉयज़ है कम से कम, और E5 ग्रेड तक अगर उसमें काम किया हुआ हो, उस अनुभव का अगर सिक्योरिटी ऑफिसर हो प्राइवेट कंपनीज का तो वो एलिजिबल होगा, प्राइवेट और दूसरी PSUs का भी। अब द कैंडिडेट शुड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या लगाना होगा? रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल अंडर इज कैडर शैल सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस, अच्छा हाँ, वो तो उसमें एक्सपीरियंस लगाना होगा मर्ज करके,
और इसमें मेडिकल फिटनेस के लिए एक्सपेंडिचर ए दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी एक लिखा है कैंडिडेट टेकन वीआरएस, किससे है ये डिसमिस नहीं होना चाहिए आर्मड फोर्सेस सीपीओ, इससे फोर्स रिटायर्ड भी नहीं होना चाहिए और रिजाइंड भी नहीं होना चाहिए, ये इसके बारे में लिखा है। केवल किसके बारे में, सीपीओ और पीएससी से। मैक्सिमम एज लिमिट ओपन रिक्रूटमेंट है उसमें 30 साल है, उसमें कोई रिलैक्सेशन जो है वो अलग चीज़ है। इस एक चीज़ लिखी है सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म एज पर ड्रेस रेगुलेशन एग्जिस्टेंस, जो भी कंपनी में पहले से ड्रेस के बारे में जो लागू शर्तें हैं वो एप्लीकेबल होगा। अपेयरिंग कैंडिडेट मतलब जो कोल इंडिया में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, कैंडिडेट वाल कंटेस्टिंग फाइन। ओके, अपेयरिंग कोल इंडिया के नहीं, जो लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, कि वो 24-25 में के सेशन के अगर लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक उनके पास मार्कशीट हो फाइनल सिलेक्शन से पहले पहले। दूसरा, वो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का जब मार्कशीट आए उससे पहले बाकी के बैक वैक सब क्लियर होने चाहिए। फर्दर द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर इन द 24-25 के उसमें सिंगल अटेम्प्ट वो भी ठीक है, पुराने सालों के जितने पेपर है वो भी इसमें क्लियर हो जानी चाहिए। थर्ड क्या दिखा है, अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कैंडिडेट फाइनल सेमेस्टर अकेडमिक लास्ट ईयर सेमेस्टर उसमें भी उसको अपलोड करना है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट मतलब जिसमें सबके नंबर हो, ऐसा नहीं केवल लास्ट ईयर का लगा दिया, सारे मार्कशीट उसमें साथ होनी चाहिए। जनरल कंडीशंस क्या है, आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था जहाँ से है वो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से होना चाहिए, और आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या एमटेक शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। एमबीए या पीजी डिप्लोमा, पीजी मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हो भी आइदर 2 ईयर। देखो बड़ी सी चीज़ लिखी है, एमबीए 2 साल का रेगुलर फुल टाइम कोर्स और ऑनलाइन correspondence और पार्ट टाइम कोर्स, एंड द क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द relevant statutory bodies for employment to post and service of the central government except for personal and HR discipline where only two year full time regular course will be considered। तो MBA 4 फुल टाइम होना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ें भी लिखी है, मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट स्टेट अथॉरिटी एंड शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर। वो तो ये जो 2 ईयर है, ये 2 ईयर हो तो कहीं से भी आपका correspondence इन सब से चल जाएगा, अगर रेगुलर है लेकिन correspondence है ऑनलाइन कोई टाइम वाले। लेकिन ये जो है 2 ईयर्स का HR में ये रेगुलर ही चाहिए। दूसरी चीज़, फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर वुड बी टेकन। केवल ऐसा नहीं कि मेरे लास्ट सेमेस्टर में 60 क्रॉस है लेकिन उससे पहले अगर कम है तो एलिजिबल नहीं होगा, सबके एग्रीगेट है वो 60 होना चाहिए। दूसरा, द मिनिमम क्वालिफिकेशन में ई है, ये क्वालिफिकेशन ऑफ जनरल यूआर ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सब के लिए 60% ज़रूरी है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 55% है, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये परसेंटेज का जो सर्टिफिकेट है वो मस्ट अटैच करना आपको विदाउट एनी फेल। कन्वर्जन का फार्मूला भी आपके उसमें मार्कशीट पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उस यूनिवर्सिटी या उससे लेके लगाना है कॉलेज से, अगर CGPA हो तब की बात है, ये परसेंटेज में हो तब कोई इशू नहीं है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट चेयरमैन CIL का सर्वमान्य होगा। टेंटेटिव वैकेंसी देखिए, पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट में अनरिजर्व पोस्ट 6, EWS 1, SC 2, ST 1, OBC नॉन क्रिमिनल 3, फ्रेश वैकेंसी 13। बैकलॉग वैकेंसीज वो होती है जो इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट में कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो भर नहीं पाई, इसमें अनरिजर्व नहीं होती है और EWS भी नहीं होगी, केवल OBC SC ST की वो वैकेंसी जो पिछले नोटिफिकेशन में खाली रह गई थी वो होती है बैकलॉग वैकेंसी। और ये फ्रेश 13 है, बैकलॉग की उसमें 2 2 4 7 कुल मिला के 20 हो गई। तो इन्होंने बहुत सही नोटिफिकेशन निकाला है कि सभी को बाइफरकेट कर दिया और बैकलॉग कितनी ये भी बता दिया यहाँ पर। रिजर्वेशन 2 टाइप के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इधर लिखा है जो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज
वाले पर्सन्स के लिए है, और वर्टिकल में ये EWS SC ST OBC ये है। तो ये जो काउंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परसेंटेज है कि 50% से ज़्यादा सीट आप रिजर्व नहीं रख सकते, तो इसके लिए ये जो टोटल सीट है इस पे काम होगा, मतलब काउंटिंग इस पे होनी है। तो अच्छा, EWS के बाद ये 15 नहीं रह पाया, 13 का मोटा मोटी आधा 6.5-7 के आसपास होता है, तो 6 और 1 7 दोनों मिला के इसके 50 होने चाहिए, तो ये उसमें हो रहा है। इन्वायरमेंट में 10 अनरिजर्व पोस्ट के लिए है, 2 EWS, 4 SC, 2 ST, 7 टोटल 25 है। बैकलॉग इसमें 3 है पहले की। इसमें ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे लो विजन का है, हार्ड ऑफ हियरिंग का है, 1 लेग 1 आर्म, ये इनके एब्रिविएशन नीचे दिए हुए हैं। जो इसमें विकलांग लोग भी पात्र है। फिनांस में 22 वैकेंसी अनरिजर्व है, 5 EWS, टोटल फ्रेश वैकेंसी 56 और बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग इसमें है 47। कुल मिला के 103 वैकेंसी है। उस 103 में से UR के लिए केवल अनरिजर्व पोस्ट के लिए 22 है, EWS 5 है, SC 8, ST 5 और OBC 16। इसी तरह लीगल में टोटल 18 वैकेंसी है, उनमें से 9 बैकलॉग है, मतलब अनरिजर्व पोस्ट 6 है, 1 SC के लिए, 2 OBC के लिए, और बाकी SC की 6 पहले की इधर है, ST की 2 इधर है। इसी तरह मार्केटिंग एंड सेल्स में टोटल 10 अनरिजर्व के साथ टोटल नई 25 है, और इसमें बैकलॉग एक भी नहीं है। मटेरियल मैनेजमेंट में टोटल 41 फ्रेश वैकेंसी है, उसमें 3 बैकलॉग मिला के 44 हो रही है। पर्सनल एंड HR में 37 अनरिजर्व के साथ 92 फ्रेश है, और इसमें भी 97 जो है टोटल बैकलॉग सहित है। और सिक्योरिटी में टोटल 31 पोस्ट है इंक्लूडिंग एक बैकलॉग। बाकी सब में आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो समझ में जाएगा। इसमें जो DW है ये शायद बौनेपन के लिए, अगर कोई उस बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए एक ये पोस्ट है जो सूटेबल है। और कॉल प्रिपरेशन में टोटल 68 वैकेंसी है, मतलब एक बैकलॉग सहित। तो कुल मिला के सभी पोस्टों को मिला के 147 UR के लिए, 33 EWS, 54 SC, 27 ST, 97 OBC और 358 फ्रेश वैकेंसी है। 76 प्लस ये कर दी जाएगी बैकलॉग की, तो टोटल 434 वैकेंसीज ये हो रही है। हार्ड ऑफ हियरिंग HH के लिए है, OH मतलब ऑर्थो, ये वो जिसका शारीरिक बनावट थोड़ी सी गड़बड़ हो, वो 1 आर्म, एक हाथ से विकलांग, 1 लेग से, बोथ लेग 1 आर्म, और 1 आर्म एंड 1 लेग। DW ये है बुनापन। LV लो विजन हो गया, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये जो विकलांग के लिए। इसमें सभी में मिनिमम 40% विकलांग हैं आप, तभी आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा। एक इशूइंग अथॉरिटी कौन होगा ये सब सर्टिफिकेट के साथ में भी दिया हुआ है, जो परफॉर्मा में अभी सबसे लास्ट में दिखाएंगे। इनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये 44 लोगों का होगा। 44 बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्व है। ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ये रिजर्वेशन समझने के लिए एक दूसरा वीडियो है जिसका लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरे किसी वीडियो में मिल जाएगा। रिजर्वेशन के तहत मेरिट कैसे बनाई जाती है, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दोनों में फर्क होता है, ये सब उसमें समझ में आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, बहुत अजीब और बहुत अच्छा इसमें है कि केवल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके बेस पे मेरिट बनेगी। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा वहीं से मिलना है आपको, और आपका सिलेक्शन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो प्योरली प्रोविजनली है। ये कभी भी अगर आप कहीं पात्र या एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो रिजेक्ट हो सकता है कभी भी। टेस्ट सिटी जिसमें आपको टोटल 3 चॉइस देने का शायद मौका मिलेगा। टेस्ट सिटी जिसमें बता रखी है, सेंटर उसमें कोई सा भी हो सकता है, और टेस्ट सिटीज कम या ज़्यादा कोई सी भी हो सकती है। टोटल मैनेजमेंट का उसमें एक निर्णय उन्हीं का अंतिम होगा। जहाँ पर कैंडिडेट अगर कुछ जगह कम आए, सेंटर हो नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी जगह भी मिल सकता है। तो आपने चॉइस जो दिया है वही मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन होना है उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 100 नंबर का हर एक पेपर होगा। जो पहला पेपर है सबके लिए कॉमन है, उसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस होगा एक पार्ट रीजनिंग का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक जनरल इंग्लिश। पार्ट 2 है जो अपने सब्जेक्ट मैटर का होगा। जैसे अगर HR पर्सनल का पेपर है तो पहले पेपर ये सबके लिए कॉमन है, दूसरा पेपर केवल HR या इसके पर्सनल के क्वेश्चन होंगे।
ये और इसमें दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छी चीज़ ये कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये दे रखे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर आने जरूरी है, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30। अगर चाहे सारी सीट खाली रह जाए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इससे कम अगर नंबर आए तो आप पास नहीं है। इससे जितने ऊपर नंबर आएंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी कैन रिक्वायर टू विजिट, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद इनका वो हो जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर जो मेरिट बनाई जाएगी, मतलब जैसे स्क्रूटनी के लिए बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट चेक के लिए, उनमें अगर सीट खाली रह जाए तो उससे नीचे वालों को बुला लिया जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आधारित होनी है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें खास बात है कि कोई इंटरव्यू नहीं है। और सेल वेबसाइट पे अगर वैकेंसी कम या ज़्यादा होती है तो सेल वेबसाइट पे भी उसकी सूचनाएं मिल जाएगी। इनिशियल मेडिकल बोर्ड एग्जाम होगा, एक इनिशियल मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम के बाद 2 चीज़ें इसमें और शामिल है। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट कहीं पर गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, उनको अप्लाई करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके साथ लेना है, वो इसके साथ अटैच भी करना है। एक इसमें एक और अच्छा ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको मिला नहीं है तो आपको उसका रिसिप्ट है, देखो, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर सीकिंग एनओसी टू बी अटैच्ड, कि आपने अपने एम्प्लॉयर से एनओसी मांगी है, उसकी कॉपी है, जो कोई स्टाम्प लगा हुआ किस तारीख को दी है कि ये प्रूव हो रहा है कि ये आपने सपोर्ट कर दी है, तो उसकी कॉपी भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन से पहले जहाँ रिपोर्ट करनी है उससे पहले आपके पास वो एनओसी भी फाइनल आपके पास होनी चाहिए। एक और है, अगर आपके पास उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कैंडिडेट ज्वाइन गवर्नमेंट और पीएसयू आफ्टर आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सच कैंडिडेट along with दोज हु, हाँ, जिसने भी यहाँ अप्लाई करने के बाद किसी दूसरे पीएसयू में ज्वाइन कर लिया तो उसको भी वापस आने के टाइम पे ये एनओसी लेके आना होगा। और उन लोगों को भी जो इसने पहले से उन्होंने एनओसी लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया था, दोनों टाइप के लोगों को एनओसी जरूर साथ लेके आना होगा। कब समय, फाइनल सिलेक्शन टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। सक्सेसफुल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आईएमई के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़ इसमें लिखी है। फिर उसके बाद कैंडिडेट हैव टू सबमिट द 3 ऑप्शन सब्सिडरी के लिए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, किसी के घर के नज़दीक हो तो बात अलग है, भाई वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर ऑलमोस्ट सब जगह सेम है। एप्लीकेशन फीस यूआर और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस प्लस जीएसटी, मतलब 180 रुपये जीएसटी मिला के टोटल 1180 रुपये है। ये सबको ऑनलाइन देना है। SC/ST के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं है। फीस सब केवल ऑनलाइन मोड से दी जाएगी। और उसमें अगर कहीं ट्रांजैक्शन फेल हो, कुछ अगर ऐसा होता है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है भाई, कंपनी कुछ नहीं करती है। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर है। हाँ, बड़ी खास चीज़ है कि ये कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है, लाइक उसमें डेट मेट्रिकुलेशन की इसका जो काउंट करनी है वो 30 सितंबर 2024 है, उसमें कंफ्यूज ना रहे। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है 30 सितंबर 2024 को बना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब किसके इनकम के बनेगा, वो बनेगा आपकी 23-24 की इनकम के बेसिस, नहीं 23-24 का बना हुआ, और 23-24 का बना हुआ होगा शायद आपकी 22-23 की इनकम के सर्टिफिकेट पे। ठीक है, मतलब 23-24 का आपका जो है ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो वैलिड होगा। अब इसमें रिलैक्सेशन कितना दिया है, ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है। ये टोटल जितने साइट के रिलेशन है सब मिला के, अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके लिए यूआर का 10 साल हो गया, ओबीसी का 3, ये ऊपर वाला मिला के 13 हो गया, SC/ST का 5 और 10 15 हो गया। रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन, ये होता है कि एक्स सर्विसमैन की टोटल सैलरी, नहीं टोटल सर्विस को निकाल के प्लस उसमें 3 साल और निकाल के जितनी एज बचती है फिर कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली मोटा मोटा जितनी, मतलब उसमें ना सर्विस निकालने के बाद जितनी एज बचती है तो ऑलमोस्ट एलिजिबल हो ही जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम एज है वो, उसकी एक लिमिट होती है, जैसे इसमें दे रखा नहीं चाहिए। एक्स सर्विसमैन भी सब बेनिफिट लेने के बावजूद भी एलिजिबल हो रहा हो, लेकिन टोटल एज ऑफ 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एक्स सर्विसमैन के लिए, कि ये किसके लिए है, ये बाकी पोस्ट के लिए, अदर देन सिक्योरिटी में भी एलिजिबल, मतलब ये शर्त लागू होगी। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इसमें इतना ही दिया है कि आपको
जो PWBD है उसमें एटलीस्ट 40% आपको अगर आप अनफिट हैं तभी वो आपको बन पाएगा। OBC केवल नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं। एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन को उसके हिसाब से दिया जाएगा। रिलैक्सेशन एम्प्लॉय कोल इंडिया, और उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जो कोल इंडिया में पहले से ही नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके लिए एज कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है ना, उनको फीस लगेगी। फिर उसके बाद OBC के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, और कंपेटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, वैसे इतना इसका ध्यान रखना। और एक फॉर्मेट भी आगे दिया हुआ है। SC/ST के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और EWS कैटेगरी में जो देखो ये शुड नॉट बी कवर्ड अंदर स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST एंड OBC के वो लोग जिनकी सैलरी नहीं, टोटल इनकम, फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, वो इसमें कवर नहीं होंगे। इसका मतलब जो केवल जनरल के कैंडिडेट जो EWS में वो होंगे इसमें। और उसमें ये 5 एकड़ से ज़मीन, ये आपका बनाने वाला है वो इसको क्राइटेरिया को पूरा देख के ही बनाता है, वहीं से बनाना है। टोटल फैमिली में कौन कौन शामिल है इसके लिए, EWS के लिए, उसके बारे में बातें लिखी है। उसके बाद EWS बेनिफिट ऑफ EWS अथॉरिटी, ये कौन कौन बना सकते हैं। नॉर्मली जो SC/ST का सर्टिफिकेट बनाता है उसी को डिस्ट्रिक्ट वाले ऑथराइज करके रखते हैं, वही इसमें बनाते हैं। अदर डिटेल्स में कंपेंसेशन है, पे स्केल आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड में 1 साल के लिए रखा जाएगा, आपकी बेसिक पे 50,000 और अदर अलाउंसेस DA वगैरह होता है। उसके बाद आप 1 साल पूरा होने के बाद आपको कंफर्मेशन होगा E3 ग्रेड में, जिसमें बेसिक हो जाएगी आपकी 60,000 रुपये। सैलरी स्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट वीडियो है, मिल जाएगा इसी में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कितना, उसमें केवल DA रेट उस समय के बाद का कुछ चेंज हुआ होगा, बाकी सब डिट्टो है, सेम टू सेम है। इसके लिए डिटेल अलग से देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, पूरा वीडियो उसी पे है। पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। सर्विस एग्रीमेंट आपको 5 साल के लिए 3 लाख रुपए का बॉन्ड है, जिस पे खास बात है कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 रुपये रिडक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको मेरिट पाने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। उसके लिए कुछ कुछ एक मेडिकल के लिए एक अलग वो दे रखा फॉर्म, उसमें भी कि कितना क्या होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए स्पेशल रूप से हो। अप्लाई कैसे करना है, एक अलग टैब दे रखा है, कैरियर विद CIL में है, जॉब से एट कोल इंडिया लिमिटेड, और उसमें अलग से लिख दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है आपको। डॉक्यूमेंट के लिए ये फोटो और ये सब तो नॉर्मल है, आपको जितना आपकी मार्कशीट और ये इन सब का जीरोक्स पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के फिर उसका PDF बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट का जीरोक्स बनाना है साफ सुथरा, उसके बाद उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और फिर उसका PDF बनाना है। ये डॉक्यूमेंट उसमें दे रखे हैं, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। खास चीज़ आएगी, एक सर्विसमैन के लिए उन्होंने डिस्चार्ज बुक लिखा है, डिस्चार्ज या सर्विस सर्टिफिकेट, तो उसमें PPO की कॉपी भी साथ रखना सही रहेगा। डिस्चार्ज बुक के वो पेजेस इंपॉर्टेंट जिस पर आपकी डिटेल रखी है पूरी, खाली सर्विस की डिस्चार्ज बुक की जीरोक्स की पूरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, और उसके बाद जितने डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ लिखा हुआ है उन सब के साथ में लास्ट में PPO अटैच करके फिर मर्ज कर लेना उनको। ये है अपेंडिक्स 1 और 2। अगर किसी को जो विकलांग लोग हैं, अगर उनको दिखाई नहीं देता है, किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उनके लिए फॉर्मेट दिए हुए हैं। इनको एक EWS वालों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना, वो है ये डिस्चार्ज बुक के सर्टिफिकेट लगानी है। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट को NOC का या वो NOC का जो एप्लीकेशन है उसको अटैच करना है। वो सिक्योरिटी डिसिप्लिन उसका, ये एक सर्विसमैन का या इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी साथ में अटैच करना है, उसके बारे में बताया है। और जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन क्या है, केवल भारत के नागरिक होने चाहिए। TAD आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, SC/ST और PWD को और ESM को मिलेगा बस। एक मिनट, नो TAD विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग SC/ST OBC फॉर अपीयरिंग टेस्ट के लिए नहीं मिलेगा, राइट, किसी को नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग लिख दिया ना, पहले नॉर्मली देते थे ये। उसके बाद है कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एलिजिबल नहीं है तो आप दंडनीय अपराधी हो जाएंगे, आपको आगे के लिए डिबार भी कर सकते हैं। और एस्पेक्ट ऑफ ये सब प्रोविजनल ही है, सारी बात तो सेम है कि आपके बस में कोई एज में मतलब कोई भी एक छोटी सी भी गलती पाई गई और उसमें आपकी उसकी वजह से आप रिजेक्ट होते हैं तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार है, दोबारा उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। क्वालिफिकेशन है श्रीमान मेरे तो 1 नंबर कम था, आगे नहीं चलेगा, कोल इंडिया का डिसीजन फाइनल है। और उसके बाद ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर अगले 1 साल तक वैलिड रहना चाहिए। सारी चीज़ें उसी पे की जाएगी। अगर आपको आपके डाउट है तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से उसमें दिया हुआ है।
वैकेंसी नोटिफिकेशन कुछ भी चेंज किया जा सकता है, ये केवल वेबसाइट पे होगा और किसी दूसरे की बहकावे में नहीं आना है। कॉल इंडिया केवल अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करेगा और वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आएगी। कोई डाउट होता है कि हेल्प डेस्क ऑप्शन ज़रूर और मिलेगा आपको। एक होगा आपके रिटन एग्जाम के बाद है ना 5 दिन के लिए एक हेल्प डेस्क नहीं है, कैसे क्यूरी करके क्यूरी मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन खुला रहेगा। बाई चांस आपकी नज़र में कोई क्वेश्चन गलत हो तो और बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए था उन सब का रिपोर्ट या कंप्लेंट या अपना फीडबैक देने के लिए, फीडबैक नहीं एक तरह से कंप्लेंट करने के लिए। तो एग्ज़ाम के बाद ओपन होगा वो। ये डेट वेन्यू कभी भी नहीं, उसके थ्रू ही बताया जाएगा बाद में, अभी कोई फिक्स नहीं है। और क्या अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द, अच्छा आपका जो अपॉइंटमेंट हो जाएगा लेकिन किसके बेसिस पे, कि अगर आपका जो जितने करेक्टर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स है वो सब वेरीफाई हो जाने के बाद आपका कंफर्मेशन होगा। कोई भी अगर आपने कुछ चीज़ें छुपाई, कैनवासिंग की या दूसरे कैंडिडेट को बिठाया, कुछ भी गड़बड़ की तो सीधा आपको जेल तक हो सकती है उसमें। रॉन्ग इन्फॉर्म, ये सारी क्या क्या गलतियाँ हो सकती है जो नहीं करनी है कतई। उसके बाद ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, किसी से कुछ लेन देन का, किसी से कोई एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे मेरिट बननी है। इसलिए केवल मेहनत करें, किसी दूसरे के झांसे में नहीं आना, ये चीज़ें लिखी इसमें लिखी है। और कभी भी एग्ज़ाम ये सब कुछ भी प्रोसेस किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है, किसी का कोई राइट्स नहीं होगा। एक और है, हिंदी वर्जन कुछ दिनों में देखिए लिखा अपलोड कर दिया जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश में से अगर कोई डिस्प्यूट होता तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। अगर कोई कोई न्यायिक कोई प्रक्रिया अगर किसी को फॉलो करनी होती है तो उसके लिए जुरिडिक्शन कोलकाता ओनली में वहीं अटेंड किया जाएगा, बाकी जगह नहीं। कॉल मित्र के कोई इसके बारे में कोई अगर आपका सवाल है तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप चैट बोर्ड है कॉल मित्र के नाम से, ये उसके नंबर है, वहाँ से आप अपने पूछ सकते हैं। कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे भी व्हाट्सएप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो था नोटिफिकेशन। इसके अलावा ये है आपके FAQs, कोई डाउट हो तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये है वो जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है उनके लिए, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उसके फॉर्मेट है ये आपके। इसमें सारे 14 पेजेज है, OBC SC ST PWD और EWS इन सब के सर्टिफिकेट। ये मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पर्सनल के लिए आपकी 6x6 नहीं, ये देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये इतना नोटिफिकेशन था, उम्मीद आपको समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्यूरी हो तो इसमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ छूट भी गई हो। थैंक यू।